नमस्कार दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, दुनिया भर में स्वास्थ्य एक चिंता का विषय है। हमारे समाज में महिलाएं और बच्चे का बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है और ऐसे में उनके स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान केंद्रित करना भी बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, तो आज हम पोषण अभियान से जुड़ी तमाम जानकारियाँ हासिल करेंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है स्वास्थ्य और पोषण की राज्य सलाहकार श्रीमती सारिका वर्मा जी। सारिका जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। सारिका जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आज हम पोषण अभियान के बारे में जानेंगे, तो ये अभियान है क्या? पोषण अभियान एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पूरे भारत में लागू किया गया है। स्टेट्स, यूटी सब इसमें शामिल हैं। जी, हम हमेशा ये सुनते हैं कि पोषण माह मनाया जाता है, तो इसके 4 स्तंभ है। उस स्तंभ के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, पोषण माह के 4 स्तंभ हैं: पौष्टिक आहार, फर्स्ट 1000 डेज और खून की कमी और डायरिया से बचाव के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे 4 स्तंभ हैं। जी, और पोषण अभियान की विशेषताएं की अगर हम बात करें तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी, पोषण अभियान की विशेषताएं बहुत सारी हैं वैसे तो, लेकिन मेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इसमें मेन जो स्कीम में दिया गया है, जैसे 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को, किशोरियों को, प्रेग्नेंट लेडी है, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया है कि उनका जो पौष्टिक आहार हो वो अच्छा खाएं और अच्छा रहे और खून की कमी से वो बचें। इसलिए पोषण अभियान जो है वो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। जी, ये पोषण अभियान कब इसकी शुरुआत हुई? शुरुआत करने का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हमें बताइएगा। जी, 2018 में 8 मार्च को राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में लॉन्च किया गया था और इसका एक ही उद्देश्य है कि पूरे इंडिया से स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट को कम किया जा सके। कुपोषण मुक्त भारत, ये हमारे माननीय श्री मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। उनका मेन उद्देश्य यही है कि हमारा जो इंडिया है, भारत है, वो कुपोषण मुक्त रहे। जी, पीएम पोषण की अगर हम बात करें तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पीएम पोषण एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और इनके लिए कौन कौन पात्र हैं? इनके लिए 0 to 8 ईयर्स के बच्चे जो आते हैं, सरकारी और सरकार द्वारा केंद्र शासित जो भी स्कूल्स हैं वो आते हैं। इसमें क्लास 1 to 8 बच्चों को न्यूट्रिशन दिया जाता है, या ये कह सकते हैं कि पका हुआ भोजन 1 टाइम प्रोवाइड किया जाता है, स्कूल के थ्रू किया जाता है। जैसे इसमें जो बेसिक जो कैलोरी होती है वो 430 किलो कैलोरी होती है और 12 ग्राम प्रोटीन होता है, पर इसका जो हायर कैलोरी है वो 730 किलो कैलोरी है और 20 ग्राम्स प्रोटीन। जी, क्या ये अभियान ICDS के अंतर्गत भी आता है? जी, ये एक्चुअली क्या है, पोषण अभियान और ICDS एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो भी है गांव-गांव तक जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, ये सेवाएं वो गांव-गांव तक पहुंचाते हैं। उनके घर जाकर उनके बच्चे आंगनवाड़ी सेंटर्स आते हैं तो उनको क्या होता है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में खाना दिया जाता है, उन लोग को पौष्टिक आहार दिया जाता है। वीकली चार्ट है उनका, मंडे से सैटरडे तक उनको ये जो भी चार्ट है उनके बेस पे उनको पढ़ाया जाता है। वो भी जो चार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही बनाया गया है। जी जी, हम हमेशा ये सुनते हैं कि पोषण ट्रैकर, तो ये पोषण ट्रैकर है क्या? इसमें क्या होता है? पोषण ट्रैकर एक ऐप है जिसके द्वारा पूरे इंडिया में जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको और अच्छा, मतलब हमें क्या है कि मतलब हर कोने कोने से, देश के हर कोने से कोई भी बच्चा छूटे ना, उसकी रजिस्ट्री होती है पोषण ट्रैकर के थ्रू। और उसमें क्या होता है, आपका 21 इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। जैसे बहुत सारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, कोई पक्का हुआ है, कोई कच्चा है, कितने टॉयलेट्स हैं, कितने टैब हैं, कितने जो भी है पानी ड्रिंकिंग वाटर का क्या है, कितने शौचालय हैं, ये सारा जो मैनेजमेंट होता है, सारी काउंटिंग होती है वो पोषण ट्रैकर पे की जाती है। और पोषण ट्रैकर से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे कितने बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं, कितने बच्चे इनरोल हो रहे हैं, कितने बच्चे छूट रहे हैं। जो बच्चे छूट रहे हैं उनको भी देखते हैं, मैनेज करते हैं कि मतलब जो बच्चा छूट रहा है वो क्यों छूट रहा है। ये सारी चीज़ें हैं मैडम, जो मतलब अभी तक पूरा तो नहीं ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो इस ऐप के थ्रू बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
मतलब बिल्कुल कोशिश जारी जी। है और धीरे धीरे हम बिल्कुल मुकाम हासिल भी करेंगे। जी मैम। जिस तरह से आपने बताया कि पोषण ट्रैकर होता क्या है, तो इसको मैनेज कौन करता है और ये कैसे आप मतलब ध्यान रखते हैं इस पर पूरा? जी, पोषण ट्रैकर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में, वो इन पे जो भी है अपलोड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है एक पोषण ट्रैकर के लिए। उन जी। सब का रजिस्ट्रेशन होता है, नंबर ऑफ काउंटिंग होती है, तो इसमें हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स लोग बहुत ज़्यादा योगदान है। जी, बिल्कुल सबका साथ बहुत ज़रूरी है। जी। जी। पोषण अभियान के अंतर्गत हम हमेशा सुनते हैं कि पोषण वाटिका, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है इसका। तो इसके बारे में हमें विस्तार से बताइएगा कि ये पोषण वाटिका है क्या? जी, पोषण वाटिका जनरली हम लोग यूँ एक छोटे से वर्ड में कह सकते हैं कि भूमि का जो एक टुकड़ा होता है, जहाँ पे हम लोग जो छोटी छोटी नीडी चीज़ें जैसे ग्रीन चिली हो गए, टमाटो हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स जो हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं, एक सराउंडिंग है जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स में होता है ये सारी चीज़ें। और वहाँ पे क्या सब्जियाँ ग्रो करते हैं, जो सब्जियाँ ग्रो करते हैं वो पौष्टिक होती हैं, उन्हें पता है कि इसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं है, तो वो ग्रो करके वो यूज़ करते हैं बच्चों के खिचड़ी बनाने में, खिचड़ी में यूज़ करते हैं, सांभर के साथ में यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड की जाती है जो टोटली पौष्टिक है, इसमें कोई भी तरह का मिलावट नहीं है, वो पोषण वाटिका है। तो पोषण वाटिका को बनाने के लिए कौन आपकी मदद करता है? जी, पोषण वाटिका आंगनवाड़ी सेंटर्स में आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू ही बनाया जाता है। ये जितने आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उन सब सेंटर्स में आपको पोषण वाटिका मिलेगा। हमारे यहाँ 720 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं पूरे यूटीज़ में, अंडमान निकोबार में। जी जी। तो आपको वहाँ पे पोषण वाटिका भी आपको मिलेगा ज़रूर। ओके। जी। आपने जिक्र किया पोषण अभियान 2.0, तो इस योजना के बारे में हमें बताइएगा विस्तार से। जी, पोषण अभियान 2.0 एक्चुअली ये जो पहले जो इसका नाम था वो पोषण अभियान था। हमारे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसका नाम चेंज करके पोषण 2.0 रखा गया। जी, और पोषण अभियान एक स्कीम है जो पूरे इंडिया में चलाया जाता है। जी जी। वैसे तो आपने अपने विभाग के अंतर्गत आप जिस तरह से पोषण अभियान चला रही हैं, तो इसमें हमेशा हर जितने भी जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनका खास कर से ध्यान रखा भी जाता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि पोषण कैलकुलेटर ये क्या है? पोषण कैलकुलेटर भी एक ऐप ही है जिसके थ्रू हम लोग पोषण कितना देते हैं, किसको कितना पोषण देते हैं, कौन बच्चा कितना पोषित है, कौन बच्चा कितना कुपोषित है, मल नॉरिस्ट है, सैम है, मैम है, ये सारी चीज़ें हम पोषण कैलकुलेटर के थ्रू पता करते हैं। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये सारे आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू ही होता है। जी। पोषण अभियान में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है और हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो उसकी स्थिति क्या है? पोषण अभियान जो है सबसे फर्स्ट पे अगर देखते हैं तो जो स्टेट्स में सिक्किम आता है, सिक्किम फर्स्ट नंबर पे है, पर यूटीज़ में जो है दमन दीव दादर एंड नगर हवेली जी जो वो फर्स्ट पे है। और हमारा जो यूटी है अंडमान निकोबार काफ़ी प्रोग्रेस है मैम, और इसे इतना जल्दी ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, बट ईयरली ये है कि कम किया जाएगा। अभी तो रिसेंटली बहुत कम हो गया है, ज़्यादा तो इसका देखा जाएगा तो बच्चे पहले से काफ़ी नॉर्मल हो रहे हैं, और इसमें हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स और फैमिली दोनों का बहुत ही सपोर्ट है जो बच्चों की केयरिंग करते हैं। जी जी। पीएम पोषण के लाभार्थी के बारे में जानना चाहूँगी कि कौन कौन पात्र होते हैं? पीएम पोषण के लाभार्थी जो हैं 0 to 6 ईयर्स बच्चे, मेल फीमेल दोनों आते हैं, और एडोलसेंट भी हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, स्तनपान कराने वाली माताएं, ये सब पीएम पोषण के पात्र हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुपोषण के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? जी, कुपोषण के रोग तो बहुत सारे हैं, पर अगर देखें तो मेन 4 से 5 ही आते हैं, जो प्रोटीन डिफिशियंसी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से भी बहुत सारे रोग से जैसे फैटी वगैरह हो जाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट से आते हैं, लेकिन प्रोटीन मेन क्या है कुपोषण में आता है। तो इसमें जैसे आता है अंडरवेट आता है, स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, और मेंटली डिसऑर्डर, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यूज़ है। अभी बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं हमारे इंडिया में। और एक जो होता है सोशल होना, अगर हम कुपोषित हैं तो हम सोशल भी नहीं हो पाते हैं, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन रहता है, तो वो सारी चीज़ें हैं, मैरस्मस है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कुपोषण का एक निशानी है, और ये प्रोटीन डिफिशियंसी में आता है। जी ओके। और पोषण माह का अगर हम आदर्श वाक्य की बात करें तो वो क्या है? जी, पोषण माह का अभी जो रिसेंटली हुआ था सितंबर 2023 में,
उसमें जो उसका मेन जो मोटो था, सशक्त भारत, सुपोषित भारत और साक्षर भारत, ये हमारा मेन मोटो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो काफ़ी हद तक हमने लागू भी किया। हमने उस पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी कराएं, प्रोग्राम्स भी कराएं। पूरे पोषण माह जो सितंबर मंथ में 1 से 30 सितंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। जी। आपने जैसे बताया कि आपने मतलब हमेशा जो सप्ताह है, जो दिन आप चुनते हैं, उसमें आप सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हमेशा पूरे साल भर किस तरह से हम मना सकते हैं? लोगों को आप और आपका विभाग किस तरह से जागरूक कर रहा है? हम ये पूरे साल तो नहीं मनाते हैं, ये एक सितंबर मंथ में ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बना हुआ है कि जो हम पोषण माह है वो सितंबर मंथ में, और एक पोषण पखवाड़ा आता है जो हम मार्च के महीने में मनाते हैं। और इसके अंतर्गत जो भी है हम लोग पूरे इंडिया में, भारत में सबको जागरूक करने का कोशिश करते हैं कि हम आपके बच्चों के लिए, या लैक्टेटिंग मदर हैं या फीडिंग मदर है, जो भी हैं स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उनको क्या ज़रूरी है, उनको किस तरह का पोषण दिया जाए ताकि वो हेल्दी लाइफ जिए। जी जी। तो मतलब जब आप बताते हैं, आंगनवाड़ी जो वर्कर है वो जाते हैं घर घर, तो लोगों को किस तरह से सहयोग मिलता है आपको? जी, हमारे यहाँ एक्चुअली क्या है कि गांव-गांव में बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, उन्हें क्या होता है। और यहाँ पे क्या है कि मतलब उतने पैसे भी नहीं हो पाते हैं कि लोग जाके लेके खा सके। उन्हें क्या होता है, जो अवेलेबिलिटी होती है उनके लिए पैसा फैक्टर हो जाता है, मनी जी, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम महंगी चीज़ें खाते हैं तो हम पौष्टिक है, और सस्ती चीज़ें खाते हैं तो हम पौष्टिक नहीं है। बट ऐसा नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है। जैसे बहुत एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगी, लोग बोलते हैं आलमंड खाने के लिए, आलमंड खाने के लिए ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, बट ऐसा नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है कि आलमंड और पीनट का जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है वो सेम होता है। जो काम आपका आलमंड करेगा वो पीनट भी करेगा, तो सेम चीज़ें यहाँ भी है। हम लोग लो बजट में भी पौष्टिक खाना खा सकते हैं। जी, तो ये हमारा है। जैसे बहुत लोगों को नहीं पता है, वो लोग इलिटरेट होते हैं, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होते हैं उनको घर घर जाके बताते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। हम लोग क्या मतलब आप ये करेंगे तो ये अच्छा होगा, ये सारी चीज़ें हैं कि हमें ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि आलमंड और पीनट्स का जिक्र किया, तो अच्छे पोषण में और क्या क्या शामिल है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी, अच्छे पोषण में अगर हम लोग अभी रिसेंटली हमारे यहाँ लॉन्च हुआ है मिलेट्स। वैसे कहे तो 2023 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मिलेट्स ईयर डिक्लेयर किया गया है। बट ये अंडमान में जुलाई 20 को ये लॉन्च हुआ, रंगत में, रंगा डिस्ट्रिक्ट में। और पहले तो मिलेट्स ऐसा लगता था कि मतलब गायब ही हो गया है हमारे डेली रूटीन से। पहले के लोग बहुत ज़्यादा खाते थे ज्वार, बाजरा, मक्का। जो मिलेट्स है काफ़ी हेल्दी होता है और उसको थोड़ा डाइजेशन में टाइम लगता है, हैवी होता है, बट ऐसे देखा जाए तो उससे क्या है, आपका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहता है। और अभी जो है हम लोग जो खाते हैं वो फाइन है, ठीक है। तो फाइन चीज़ें क्या होती है, वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके वो चिपक जाती हैं, जिससे फैट का डिपोजिशन होने लगता है। तो वो सारी चीज़ें, वो डिफरेंस है। और मिलेट्स का बहुत अच्छा रोल है। और अभी तो बहुत सारे डिशेज़ भी बनने लगे हैं मिलेट्स के। पहले तो लोगों को नहीं पता था, पहले तो बस बाजरे की रोटी बना लिया, खिचड़ी बना लिया, बट अभी तो बहुत ज़्यादा है। जैसे बोलेंगे ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बस वही चीज़ें हैं। नॉलेज अगर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। जी जी, बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो किशोरावस्था के दौर से गुजर रही हैं, उनको किस तरह से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है? किशोरावस्था में एक्चुअली हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ, लड़के भी इसमें शामिल हैं। हार्मोनल चेंजेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्चुअली बोला जाए तो इसमें एक्चुअली हम लोग नॉर्मल एज अ पेरेंट्स अगर बात करें तो हम लोग जैसे अपने बच्चों को समझाते हैं कि इसमें हार्मोन्स की बदमाशियाँ ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने एम से, उन्हें क्या सही क्या गलत नहीं पता चलता है। तो इस एज में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन डाइट देना चाहिए, हाई कैलोरी देना चाहिए। ग्रोइंग एज होता है जिससे बच्चों में एज फैक्टर भी है और सारा न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होनी भी ज़रूरी है। ये एक अच्छा ग्रोइंग पीरियड होता है। जी, वैसे आप एक डाइटिशियन भी हो, तो ऐसे में जो शुगर पेशेंट है, बीपी है किसी को, तो उनको किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, कैसे खान पान का आगे ध्यान रखना चाहिए, तो आप उनको किस तरह का सलाह देती हैं?
एक्चुअली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें हम अगर कोई भी डाइट बनाएंगे, और डायबिटिक तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टाइप्स होता है, डायबिटिक 1, डायबिटिक 2। डायबिटिक 2 तो इंडिया में देखने को नहीं आता है क्योंकि वो बच्चों में है, रेयरली ही मिलता है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बड़े हैं 40 के बाद ही उनको डायबिटिक होगा, ऐसा नहीं है, बच्चों में भी होता है। और डायबिटिक 2 और इंडिया में रेयरली आपको देखने को मिलेगा, इंडिया में ज़्यादा डायबिटिक 1 के केसेस आते हैं। तो इसमें हम लोग जो डाइट देते हैं वो हम लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है जीआई के बेस पे देते हैं। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा, उसको हम डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। जिसका डायबिटिक जो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है लो होता है, वो हम लोग डायबिटिक पेशेंट के लिए डाइट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आपका फ्राइड चना हो गया, चने का सत्तू, चना बहुत बेनिफिशियल है, फाइबर डाइट ज़्यादा देना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को, ये सारी चीज़ें हैं। जी, वैसे जैसा अभी आपने बताया कि अगर किसी को शुगर है, बीपी है, तो उनको किस तरह से डाइट लेनी चाहिए, किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए, तो एक आम इंसान जो पूरी तरह से स्वस्थ है उन्हें किस तरह से अपना खास कर से ध्यान रखना चाहिए कि आगे चलकर उसे किसी भी प्रकार का कोई बीमारी ना हो। जैसे एक डेली रूटीन का होता है, हम जैसे डेली रूटीन में है वॉकिंग है, अगर हेल्दी लाइफ जीना है तो आपको वॉकिंग भी करना है, योगा भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि हम लोग ज़्यादा फास्ट फूड पे ना जाएं। जी, हमारा होम कुक्ड जो भी हमारे घर में बनता है, लो फैट ऑयल, लो सॉल्ट, वो सारी चीज़ें यूज़ करें और अच्छे से कुक करें। उसका कुकिंग का टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है। हाई कुकिंग टेम्परेचर पे भी आपका जो न्यूट्रिएंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और लो में भी आप वो खा नहीं सकते। तो एक टेम्परेचर जो होता है वो बहुत मायने रखता है कुकिंग के लिए। और ज़्यादा अगर हम लोग अगर बात करें, जैसे कोविड में क्या हुआ कि जो भी है वेजिटेबल्स भी आते थे, हम लोग उसको गर्म पानी में वॉश करना, फिर सुखाना, फिर खाते थे। एक्चुअली तो न्यूट्रिएंट्स तो उसमें मिलता नहीं था, बट एक जो भी चीज़ें थी, मतलब चलो सब हाइजीन फ्री हो गए, ये चीज़ था। बट अगर कोई भी चीज़ को सिर्फ ब्लांच किया जाए जी, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, बट ओवर कुक्ड नहीं किया जाए। जी, और जो वेरिएशन ऑफ फैट भी बहुत ज़रूरी है, ऑयल का वेरिएशन होना। जैसे अगर हमने आज मॉर्निंग में सपोज़ मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लिया, तो आफ्टरनून में या तो आप रिफाइंड राइस ब्राउन जो है, जिसका जो है ना फ्रीजिंग पॉइंट 0, जो जमता ना हो, रिफाइंड ऑयल वो यूज़ करिए, फिर घी यूज़ करिए। मतलब एक साथ जो ऑयल जो होता है उसका वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों होता है? क्योंकि फैट जो होता है हमारे बॉडी में जाके वो एक लेयर ना बनाए। जी जी बिल्कुल जी। पोषण अभियान के अंतर्गत हम अंडर वेट ये शब्द हमेशा से सुनते आए हैं, तो ये क्या है? अंडर वेट एक जो होता है वो हाइट और एज पे डिपेंड करता है। जिस बच्चे का भी अगर हाइट ज़्यादा है, एज ज़्यादा है और वेट कम है, तो वो अंडर वेट में आता है जी। ओके। और उसे एक जैसे हम लोग सिंपल जो लैंग्वेज होता है उसको एक बोल सकते हैं कि बौनेपन का शिकार है। ये चीज़ें आती हैं बौनेपन में। तो इसके लिए किस तरह से उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि शुरू से ही जी, शुरू से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन डाइट दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है। और हो सके तो पीडियाट्रिशियन से सलाह लीजिए। आजकल हम हमेशा देखते हैं कि लोग मोटापा का शिकार होते हैं और काफ़ी परेशान भी रहते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हम कुछ नहीं भी खाते हैं फिर भी मोटे हो जाते हैं, और कुछ लोग खाते हैं और ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहे हम, किसी को वज़न बढ़ाना है, किसी को घटाना है। तो ऐसे में लोगों को आप क्या सलाह देती हैं? एक्चुअली जो ये मिथ्या है कि हम कुछ नहीं खाते और हम मोटे हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। खाली पेट रहने से आपका ज़्यादा मोटापा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारे बॉडी में एयर को स्पेस मिलता है फैलने का, तो इससे हमारा मोटापा बढ़ता है। और अगर हम टाइम टू टाइम, सपोज़ अगर हम 2 रोटी खाते हैं तो हम 1 रोटी ही खाएंगे, बट खाना है, खाली पेट नहीं रहना है। खाली पेट में मोटापा बढ़ता है, इससे आप बचे। और टाइम टू टाइम एक इंटरवल में एवरी 2 आवर्स के गैप में कुछ ना कुछ खाना चाहिए। जी। और जैसे बहुत लोग बोलते हैं मैं पतली हूँ, कितना भी खाती हूँ, तो ये मैटर नहीं करता। वो किसी किसी का जो बॉडी फिजिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है। और एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं और एवरी टाइम खाते हैं, उनको मोटापा नहीं आता, क्योंकि उनके बॉडी में एयर का स्पेस ही नहीं मिलता है, तो वो फैलते नहीं हैं। वैसे आपने जिस तरह से भी बताया कि थोड़े थोड़े समय में अपना जो खाना है वो खाते रहना चाहिए। ये हमेशा हम शुगर
का जो पेशेंट है उनको जी। कहा जाता है कि उनको ध्यान रखना है कि ज़्यादा देर तक भूखा ना रहे, जी। तो ये आम इंसान के लिए भी कितना ज़रूरी है, जी। इसके बारे में हमें विस्तार से बताइएगा। जी, ये आम इंसान के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि खाली पेट में एयर मिलता है, स्पेस बनता है, तो स्पेस ना बने उस टाइम में हमें कुछ ऐसा नहीं कि बहुत हैवी डाइट खाना है, ऐसा नहीं। आप कुछ भी खाओ, फ्राइड रोस्टेड पीनट्स खा सकते हैं, ग्रीन ग्राम भी जो आता है वो भी खा सकते हैं, रोस्टेड चना आता है, गुड़ तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, मतलब एवरी इंटरवल में। लेकिन जो आपका लंच का टाइम है, आपको लंच टाइम पे करना है, डिनर टाइम पे करना है, पर एक टाइम इंटरवल होना चाहिए कि इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये करना है। वो एक जो रूटीन होता है मैडम एक हेल्दी लाइफ का, वो बहुत ज़रूरी है फॉलो करना हमारे डेली रूटीन के लिए। तो वो जी। टाइम मैनेजमेंट हमारे शरीर के लिए, बहुत स्वस्थ रहने ज़रूरी के लिए है। बहुत ज़रूरी जी। है जी। काफ़ी लोग हैं, आजकल का जो ट्रेंड है कि मॉर्निंग में जो हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है उसे स्किप कर देती हैं, तो ये काफ़ी घातक साबित होता है हमारे लिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो हमारे लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि जो हमारा बॉडी है, हम जब जैसे सपोज़ डिनर कर लिए 8 o'clock और हमारा मॉर्निंग हुआ 8 o'clock, तो एक 12 आवर का डिस्टेंस है, पूरा है ना डिफरेंस है, 12 आवर्स का गैपिंग है, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। जी जी जी, उसमें क्या होता है कि एक होता है मतलब उसमें क्या है कि बॉडी को आपको फैलने का स्पेस मिल रहा है, खाना जो होता है वो रात भर में आपको डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। और एक्चुअली हमारे जो स्टमक को ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे ही आप खाली छोड़ना है। जो भी है लो डाइट, अगर आप हैवी फैट डाइट खा रहे हो, जैसे नॉनवेज खा लिया, तो नॉनवेज को तो 8 to 10 आवर्स लगते हैं डाइजेस्ट होने में, पर ग्रीन वेजिटेबल्स को तो आपको 5 से 6 घंटे में वो डाइजेस्ट हो जाते हैं जी। तो ये एक तो डिफरेंस है, और ये काफ़ी लंबा गैपिंग नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है, हम बहुत सारे बीमारी के शिकार हो जाएंगे, हमें गैस्ट्रिक होगा, हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं रहेगा, हम लेजीनेस फील करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम से टाइम ब्रेकफास्ट करिए, और हो सके तो ब्रेकफास्ट के बाद का भी जो छोटा छोटा एक होता है ना, हम लोग जैसे एक फ़नी स्नैक्स हो गया, कुछ भी हो गया, जूस पी लिया, ये सारी चीज़ें हैं, बट वही हेल्दी होना चाहिए। लंच स्किप कर सकते हो, बट उसकी जगह पे कुछ लाइट ले लो। हाँ, क्योंकि हमें एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलेगी, प्रोटीन भी ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, फैट भी ज़रूरी है। जी जी जी। वैसे हम हमेशा सुनते हैं कि रात के समय में जो फ्रूट्स काफ़ी लोग खाते हैं, तो कोई कहता है कि नहीं खाना चाहिए रात के समय में, तो ये कितना सही है, कितना गलत है, तो क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इसके बारे में बताइएगा। जी, फ्रूट्स तो बेसिकली रात को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो एसिड फॉर्म करता है, काफ़ी गैपिंग हो जाती है सुबह मॉर्निंग के लिए, तो वही 8 to 10 आवर्स का गैपिंग हो जाता है, तो वो एक एसिड फॉर्म होता है और गैस हो जाता है। फ्रूट्स खाने का सही है कि एक 4 to 5 जो होता है क्लॉक, इवनिंग टू आफ्टरनून के बीच में ही एक फ्रूट्स का तो सही टाइम है, उसके बाद से तो वो हार्मफुल ही है। जी जी, ओके। मिलेट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में हमें बताइएगा कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे जीवन में। जी, मिलेट्स का तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल है, और यूँ कहो तो पहले भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था ये मिलेट्स, बस बीच में क्या हुआ था कि ये पूरा ही गायब हो गया था। क्यों गायब हो गया? लोग इसको वैल्यू इसका नहीं समझे। पहले जैसे एक बहुत पहले की बात है, जैसे बहुत लोग पहले खाते थे मिलेट्स, तो हम लोग सोचते थे कि क्या खाते हैं, ठीक है, वो गरीब है इसलिए वो खाते हैं, ऐसा था पहले के लोगों का सोच था। ये गरीब है तो ये खाते हैं, हम लोग तो अमीर हैं, हम लोग पैक्ड खाना खाते हैं। बट आज के डेट में क्या है, हम लोग अमीर होके भी गरीब हैं, गरीब होके वो लोग अमीर हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसका जो है, अब अगर मैं बताऊं इसका न्यूट्रिशन से क्या रिलेटेड है, तो इसमें आपको एक भी जो मिलेट्स है उसमें एक साथ में आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट इंक्लूड हैं। आयरन भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन्स भी है, उसमें मिनरल्स भी आते हैं, आपको प्रोटीन भी मिल जाता है, बहुत सारे एक साथ इंग्रेडिएंट उसमें आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं खाना पड़ता है कि ये भी खाना वो भी खाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप मिलेट्स पे अगर ध्यान देंगे और अच्छे से कुक करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, उसमें कोई भी तरह का मिलावट नहीं है, और ये फाइन तो नहीं होता है, और ये डाइजेशन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। और ये मिलेट्स जो है वो कोई भी खा सकता है, वो डायबिटिक पेशेंट भी खा सकता है, और जो बीपी पेशेंट भी खा सकता है, आम इंसान भी खा सकता है। इसके लिए कोई एज बार नहीं है, कुछ नहीं है, हर कोई इसे खा सकता है, बस एक सही फॉर्म होना चाहिए, सही क्वांटिटी में होना चाहिए।
जी जी। वैसे तो आपने बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हमें दी कि कितना मतलब हेल्दी फूड हमें खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन सा समय में खाना चाहिए। तो अगर हम पानी की बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो इसके बारे में बताइए कि काफ़ी लोग जो है पानी बहुत कम पीते हैं। जी, नहीं पानी तो ऐसे हम एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना है और ये हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखता है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर पानी की कमी होती है तो हमारा जो स्किन होता है वो ड्राई होने लगता है, हम लो बीपी फील करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को बैलेंस भी करता है वो। पानी बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि हर एवरी 30 मिनट्स में आपको एक हाफ ग्लास तो पानी पीना ही चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अलार्म लगा के रखते हैं, पानी का ये अलार्म है फिर पानी पी लिया। पर यही है कि अभी इतनी लाइफ बिजी हो गई है कि रियली में मतलब टाइम नहीं होता कि कोई पानी पिए, बट पीना चाहिए। बिल्कुल, ये हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज अगर हम तो लेडीज़ हैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं स्किन क्यों ग्लो कर रहा है, तो ये भी फैक्टर है। अगर आपका स्किन ग्लो कर रहा है तो एक ये भी फैक्टर है कि आपका जो बॉडी टोटली हाइड्रेट है। जी जी जी। एक व्यक्ति के जीवन में बैलेंस डाइट का कितना इम्पोर्टेंस रोल अदा होता है? हमारा जो एक थाली है, हम लोग उसको थाली बोलते हैं, पोषण थाली जी। तो उसमें जो होता है 1/3 जो हिस्सा होता है वो पूरे वेजीज का रहेगा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड जो भी है वो रहेगा। और उसका जो हाफ पार्ट रहेगा उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह आ जाते हैं, और मिलेट्स वगैरह जो भी है उसमें प्रोटीन सब कुछ आ गया। और 1 जो पार्ट बचता है उसमें आपका कैल्शियम है, आयरन है, फैट है, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ये कंप्लीट थाली बोलते हैं, कंप्लीट डाइट बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। सारिका जी, अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी, क्या सलाह देना चाहेंगी? दर्शकों से यही सलाह देना चाहूँगी कि अच्छा खाएं, अच्छा जिए, ये बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इज़ वेल्थ, और बाकी सब चीज़ें तो मिथ्या हैं, पर सबसे अगर सही तरीके से देखा जाए तो जो हमारा हेल्थ है वो ही हमारे लिए धन है। जी 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 बिल्कुल। तो सारिका जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई, अपना कीमती समय हमें दिया और पोषण अभियान से जुड़ी तमाम जानकारियाँ हमसे साझा की। इसके लिए हमारी पूरे दूरदर्शन की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, आज हमने पोषण अभियान से जुड़ी तमाम जानकारियाँ हासिल की। हमें पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम सही पोषण देश रोशन को हम सब मिलकर सफल अवश्य बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।